भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इसे 1100 करोड़ रुपए में बनाया गया है। पीएम इसके अलावा रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री कल सुबह सबसे पहले तिरुचिरापल्ली पहुंचे। यहां वे भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री के साथ राज्य के गवर्नर आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मौजूद थे। 3 जनवरी को वे लक्षद्वीप के कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद केरल के लिए निकलेंगे। पंजाब में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर चल रही मशक्कत के बीच नवजोत सिद्धू ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू ने दिल्ली शराब घोटाले पर केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सिद्धू ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले पर तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित मेरे सवालों को चुनाव 2022 के बाद से उत्तर नहीं मिला है। आपकी चुप्पी उन सिद्धांतों के प्रति एक विश्वासघात है जिनकी आपने एक बार वकालत की थी। एक समय जवाबदेही के मुखर समर्थक रहे अरविंद केजरीवाल मूक हो गए हैं। क्या यह असुविधाजनक सत्यों की स्वीकारोक्ति है? सिद्धू ने कहा कि स्वयंभू आरटीआई योद्धा चोरी के मास्टर में बदल गया है। समय जवाबदेही और पारदर्शिता का है। इंडिया गठबंधन के तहत पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की चर्चा से पंजाब कांग्रेस में घमासान मचा है। हालांकि इस गठबंधन बारे में दोनों पार्टियों में हाईकमान की ओर से अंतिम फैसला लिया जाना है। पंजाब में कांग्रेस की खींचतान को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मान ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, दिल्ली और पंजाब में मां बच्चे को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुना सकती है कि एक थी कांग्रेस। वैसे भगवंत मान ने इंडिया गठबंधन का बचाव भी किया और बताया कि जल्दी ही गठबंधन की बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति पर विचार होगा। मान के एक थी कांग्रेस वाले बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी प्रतिक्रिया दी। दीक्षित ने कहा कि आने वाले समय में माने कहेंगी कि एक पार्टी थी जो अब तिहाड़ जेल में मिल सकती है। बताओ किस पार्टी का 40% नेतृत्व जेल में है और बाकी लोग जाने को तैयार हैं? जापान में आए दिल दहला देने वाले भूकंप के बाद सोमवार रात में भारत के लद्दाख में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र भी लद्दाख रहा। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 दर्ज की गई है। नेशनल केंद्र फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार जमीन की सतह से 10 किलोमीटर के अंदर भूकंप का केंद्र रहा। देश भर के ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के प्रावधानों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी जैसी बेहद जरूरी चीजें नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों से पेट्रोल डीजल पंप ड्राई होने की खबरें हैं। यहाँ लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। फल, सब्जी, दूध, कृषि के सामानों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई जगह प्रशासन ट्रांसपोर्टर्स से संपर्क कर आपूर्ति बहाल करवाने में लगा है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा, अभी ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की घोषणा नहीं की है। इस पर फैसला मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में होगा। अभी ड्राइवर खुद ही गाड़ियां छोड़कर उतर रहे हैं, दूसरों को भी चलाने नहीं दे रहे हैं। उधर हड़ताल के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मंगलवार को 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हड़ताल तुरंत खत्म करवाकर परिवहन बहाल करवाए। नए साल के दिन जापान में लगातार भूकंप के झटकों के कारण 48 लोगों की मौत हो गई। भूकंप के कारण कई घर क्षतिग्रस्त भी हो गए और कहीं कहीं आग भी लगी। सोमवार को जापान में लगातार एक के बाद एक 155 भूकंप के झटके आए। इन झटकों से हुए नुकसान का आकलन अभी भी किया जा रहा है। इसी के साथ एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों और मेट्रो स्टेशन की हालत को दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में भूकंप के झटकों से बचने के लिए लोगों को घरों से बाहर भागते हुए देखा गया है। सड़कों में दरार पड़ने के कारण लोग सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि मेट्रो स्टेशन भी कांप उठा। पर्यटन नगरी मनाली में राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल का मंगलवार को सांस्कृतिक झांकियों के साथ आगाज हुआ। परिधि गृह से माल रोड तक महिला मंडलों और सांस्कृतिक दलों ने झांकियां निकाली।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिधि गृह से झांकियों को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हिडिंबा माता के मंदिर में पूजा अर्चना की। झांकियों में 250 महिला मंडलों, लगभग 22 सांस्कृतिक दलों और सरकारी विभागों ने भाग लिया। माल रोड में हिमाचल की ठेठ पहाड़ी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती और सामाजिक जागरूकता का संदेश देती भव्य सांस्कृतिक झांकियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। माल रोड के दोनों ओर पर्यटक और स्थानीय लोग झांकियों की तस्वीरें मोबाइल में कैद करते नजर आए। खरगोन जिले में नए साल के आगाज पर प्रदेश के नए मुखिया मोहन यादव ने शहर के नवग्रह मेला ग्राउंड पर एक जनसभा को संबोधित किया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने शहर में रोड शो करते हुए जनता का आभार भी माना। इसके बाद मंच से मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की तो वहीं पहले से चल रही योजनाओं को आगे भी निरंतर चलाने की बात कही। इसके साथ ही निमाड़ क्षेत्र के विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कई बातें कही। कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस नेता एच आंजने ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की तुलना भगवान राम से की है, जिसे लेकर विवाद हो गया है। कांग्रेस नेता ने राम मंदिर को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया और कहा कि भाजपा लोगों को धर्म के आधार पर बांटती है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि वह हिंदू देवी देवताओं के बारे में सोच समझकर बात करें। महाराष्ट्र में ISIS मॉड्यूल केस में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को लेकर नए खुलासे हुए हैं। NIA ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि आरोपियों ने भोले भाले मुस्लिम युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने की प्लानिंग बनाई थी। भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए मुस्लिम युवाओं के बीच प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। इसके लिए महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बोरीवली में कई बैठकें की गईं। इन बैठकों में वे ISIS की गतिविधियों को अंजाम देने की प्लानिंग करते थे। सभी आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के सदस्य हैं। उनका मकसद भारत की सुरक्षा, संस्कृति और लोकतांत्रिक प्रणाली को खतरा पहुंचाना था। वे देश के लोगों के बीच भय और आतंक पैदा करना चाहते थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लव कुश रथ यात्रा को रवाना किया। ये रथ बिहार के 38 जिलों से होते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या पहुंचने के साथ ही इस यात्रा का समापन हो जाएगा। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में उत्सव का माहौल है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें आमंत्रण दिया है। बिहार के राज्यपाल को भी दिया है। भगवान राम सबके हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को भी न्योता दिया जाएगा। जाना और नहीं जाना उनकी इच्छा है। हम सभी लोग भगवान राम का दर्शन जरूर करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने आधिकारिक तौर पर सोमवार पूर्वी सेना कमान की कमान संभाली। तिवारी ने लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी पहले उत्तर भारत क्षेत्र की कमान संभाल रहे थे और उन्होंने 3 कॉर्प्स की भी कमान संभाली है। जनरल एक इन्फेंट्री अधिकारी हैं और उन्हें 1987 में भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने एक भव्य समारोह में अपनी नई कमान संभाली और बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बिजनौर जिले के 8 गांव में बॉक्सा जनजाति की आबादी है। इन लोगों से 15 जनवरी को PM नरेंद्र मोदी लाइव संवाद करेंगे। ऐसे में इन गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अफसर तैयारियों में जुट गए हैं। इन गांव में शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ दिलाया जाने लगा है। सोमवार की DM अंकित कुमार अग्रवाल ने बताया कि ब्लॉक कोतवाली के गांव धकिया, बावन सराय, औरंगजेबपुर, शाहली, बगनाला, भूमिदान कॉलोनी, भोगपुर, नजीबाबाद ब्लॉक के गांव चतरूवाला एवं चौहरखाटा तथा अफजलगढ़ के गांव कुआखेड़ा में बॉक्सा जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुर के मोरेह में पुलिस कर्मियों पर मंगलवार सुबह हुए संदिग्ध कुकी उपद्रवियों के हमले पर मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। हमने आतंकवादी समूहों द्वारा लीक किए गए कुछ वीडियो भी देखे हैं। हम केंद्रीय और राज्य बलों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। हम उनका मुकाबला कर रहे हैं और एक तलाशी अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि हमले के बाद अतिरिक्त बल भेजा गया है। पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें इस हमले में म्यांमार की ओर से विदेशी मशीनरी के शामिल होने का संदेह है।
उन्होंने कहा कि हम इस तरह की धमकी और दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी महाकुंभ 2025 से पहले उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी में हैं। देश के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे को साल के अंत तक संचालित करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने यूपीडा के अधिकारियों को दिए हैं। उत्तर प्रदेश फिलहाल देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। यहाँ 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, जबकि 7 निर्माणाधीन हैं। इनमें गंगा एक्सप्रेसवे सीएम योगी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है। गंगा एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित लंबाई 594 किलोमीटर है, जो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। वहीं भारत के टॉप 10 लंबे एक्सप्रेसवे में भी प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे पहले से ही अपना स्थान बनाए हुए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के संचालन के साथ ही शीर्ष 10 में यूपी के 5 एक्सप्रेसवे शामिल हो जाएंगे। झारखंड सरकार पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाला और अवैध खनन के आरोपों में फंसते दिख रहे हैं। 3 जनवरी को सोरेन ने महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई है। चर्चा है कि इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सीएम के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। हेमंत सोरेन इस संबंध में कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। हेमंत सोरेन ने मंगलवार को महाधिवक्ता राजीव रंजन से मुलाकात की। वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी हुई, जिसमें सीएम के सचिव विनय चौबे भी शामिल रहे। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी के साथ समन के बाद भी सीएम पूछताछ के लिए तैयार नहीं हुए। माना जा रहा है कि ईडी बड़ी कार्रवाई के मूड में है। इस बीच राजभवन में बंद लिफाफे की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। अगर राजभवन का लिफाफा खुला और हेमंत सोरेन की सदस्यता चली गई, तो झारखंड सरकार खतरे में आ जाएगी। इसी तरह अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का फैसला लिया, तब भी महागठबंधन की सरकार पर संकट छाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ महीने पहले जाति आधारित सर्वेक्षण कराया है। इसका विवरण सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हुई है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि जाति सर्वेक्षण का डेटा ब्रेकअप सार्वजनिक किया जाए। अदालत ने कहा, मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रभु श्रीराम को वैश्विक आस्था के केंद्र के तौर पर प्रचारित प्रसारित करने के लिए अवधपुरी अयोध्या में देश विदेश के 18 से ज्यादा रामलीला स्वरूपों का मंचन कराएगी। इसके अतिरिक्त प्रभु श्रीराम को केंद्र में रखकर विभिन्न सांस्कृतिक, पारंपरिक, लोक कला व आध्यात्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में ऐतिहासिक श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस खास मौके में शामिल होने के लिए तमाम दिग्गज हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। सुपरस्टार रजनीकांत को भी भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। हाल ही में बीजेपी नेता राव अर्जुन मूर्ति ने पोस्ट साझा कर इस बात की जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने गंभीर मरीजों के आईसीयू में भर्ती करने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक परिवार के लोगों की सहमति के बिना अस्पताल मरीज को आईसीयू में एडमिट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा यदि किसी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा, सेहत में सुधार नहीं हो रहा, तो अस्पताल जानबूझकर उसे आईसीयू में नहीं रख सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 डॉक्टरों की टीम की सिफारिशों के आधार पर यह गाइडलाइन जारी की है। इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक महामारी या आपदा की स्थिति में जहां साधन सीमित हो, वहां जरूरतमंद मरीज को प्राथमिकता दिए जाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गरीबों के हक पर डकैती डालने वालों को आज जाति दिखाई पड़ती है। वो लोग समाज को विभाजित करने का कार्य कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहकर समाज को एकजुट करते हुए राष्ट्रीय सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना होगा। सीएम योगी मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश में गरीबों के लिए सिर्फ योजनाएं ही नहीं बन रही हैं, बल्कि उनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव, गरीब और नौजवान तक पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली लाना है। 19 मई 2023 को 2000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा के समय प्रचलन में मौजूद 2000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था, जो 29 दिसंबर 2023 को कारोबार बंद होने के दौरान घटकर 9330 करोड़ रुपए रह गया।
इस तरह साल का अंत होने तक 19 मई 2023 तक प्रचलन में मौजूद 2000 रुपये के बैंक नोटों का कुल 97.38% बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गया है। आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। भारतीय रेलवे एक सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। रेलवे के इस सुपर ऐप से कई सारे काम हो सकेंगे। कहा जा रहा है कि रेलवे के सुपर ऐप से एक ही ऐप में टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन को रियल टाइम में ट्रैक करने जैसे कई काम होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐप पर कुल 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 3 साल से अधिक का वक्त लगेगा। रेलवे के सुपर ऐप को CRIS तैयार करेगा, जो कि रेलवे के लिए IT का काम देखता है। फिलहाल रेल टिकट बुकिंग के लिए IRCTC रेल कनेक्ट का इस्तेमाल होता है। फोन से टिकट बुकिंग के लिए फिलहाल यही एक आधिकारिक ऐप है। इस ऐप को 100 मिलियन से अधिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ANI को दिए साक्षात्कार में एक बार फिर उनका ये अंदाज देखने को मिला है। इस साक्षात्कार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जयशंकर ने खुलकर बोला है। भारत और कनाडा के मौजूदा राजनयिक संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा की राजनीति ने खालिस्तानी ताकतों को पनाह दी हुई है। वे सभी सीधे तौर पर कनाडा की राजनीति में शामिल हैं। मुझे लगता है कि यही एक कारण है जो दोनों देशों के संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये स्थिति भारत और कनाडा दोनों के लिए खतरा है। मेरा मानना है कि जितना ये भारत के खतरा है, उतना ही इससे कनाडा को भी नुकसान होगा। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VI ने उस खबर को खारिज कर दिया है जिसमें एलन मस्क की स्टारलिंक प्रोजेक्ट के साथ टाइप और हिस्सेदारी बेचने की बात कही गई थी। VI ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि 29 दिसंबर 2023 को बिजनेस वर्ल्ड में लगी खबर के आधार के बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि कंपनी सेबी लिस्टिंग के नियमों का पालन करेगी। इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर 5.59% गिर गया। इससे पहले बिजनेस वर्ल्ड ने 29 दिसंबर 2023 को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें दावा किया गया था कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ हिस्सेदारी बिक्री को लेकर कंपनी की बातचीत चल रही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सेबी ने उनसे जवाब मांगा था। जापान की राजधानी टोक्यो के हानाडा एयरपोर्ट पर एक प्लेन में आग लग गई। जापान टाइम्स के मुताबिक लैंडिंग से पहले विमान कोस्ट गार्ड के प्लेन से टकरा गया। इस दौरान कोस्ट गार्ड के प्लेन में सवार 6 में से 5 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। वहीं पायलट घायल होने के बाद भी विमान से निकलने में कामयाब रहा। जापान एयरलाइंस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि पैसेंजर प्लेन होकाइडो के शिनचितो से एयरपोर्ट से रवाना हुआ था। इसमें करीब 367 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। सभी को प्लेन से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दरअसल कोस्ट गार्ड का प्लेन भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत का सामान पहुंचाने जा रहा था। जापान की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।